हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। जैसा कि मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि मेरा नाम विवेक मिश्रा है। मैं आप सबका कान्हा कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोगों को बताना चाहते हैं कि आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 का एग्जाम लगा हुआ है। 20 दिसंबर से आप लोगों का एग्जाम शुरू है। तो हम आपके लिए मैथ के कुछ सवाल लेके आए हैं जिनकी परीक्षा में आने की संभावना अधिक है। ठीक है ना? इसी टाइप के सवाल हम लेके आए हैं जिस तरह के सवाल आपके परीक्षा में पूछने की उम्मीद ज्यादा है। चलो तो क्लास की शुरुआत करेंगे और सवाल को पढ़ते हैं। पहला सवाल हमने बोर्ड पे इसलिए लिख रखा है क्योंकि लिखने में टाइम लगता, इसीलिए हमने पहले से लिख दिया। ठीक है, देखो हमें दे रखा है एक विक्रेता एक वस्तु को 840 में बेचकर 20% का लाभ कमाता है। हमसे पूछ रहा है कि यदि वह उसे 10% हानि पर बेचना चाहे तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात करो। इस सवालों को बताने का आपके दो तरीके बताएंगे। ठीक है ना? एक होता है शॉर्ट मेथड, एक होता है थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बेस्ड। ठीक है, पहले तो आपको एक चीज बता दें कि अगर आप प्रॉफिट लॉस के सवाल लगाते हो तो प्रॉफिट लॉस का जो हमारा मेन वो होता है सीपी। पूरा खेल सीपी पे ही होता है। सीपी के ही इर्द गिर्द चीजें घूमती है। जब तक सीपी या क्रय मूल्य आपको नहीं पता होगा, आप कोई भी चीज नहीं निकाल सकते। ठीक है ना? आप ऐसे शॉर्टकट मार के ट्रिक से तो निकाल दोगे, लेकिन कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर होगा, उन चीजों को लगाने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि एक समय के बाद आप उन चीजों को भूल जाओगे। ठीक है ना? पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तब आपको शॉर्टकट लगाने पर भी मजा आएगा। ठीक है, हमने क्या बोला कि प्रॉफिट लॉस में पूरा खेल सीपी का है। सीपी से ही चीजें बढ़ेंगी, सीपी से ही चीजें घटेंगी। लाभ हानि प्रतिशत सब सीपी पर ही होता है। जब तक सीपी नहीं पता होगा तब तक आप कोई भी चीज नहीं निकाल सकते। ठीक है ना? तो हम आपको दोनों तरीके बताएंगे। पहले तो आप इसका 1 सेकंड में कैसे करोगे ये चीज आप सीख लो। ठीक है, कह रहे देखो 840 में बेचा 20% का लाभ। जब दो बार बेचने की बात हो रही है ना, दो बार बेचने का मतलब एक बार बेच चुका है और कह रहे दूसरा और इसको बेचो, तो कुछ नहीं करना है। देखो हमें क्या कह रहा है, 20% का लाभ। तो जो लाभ हुआ है ना, हमें देखो 20% का लाभ हुआ, हमें पता लाभ, हम देखो सॉरी प्रतिशत हमेशा 100 को मान के चलते हैं। 100 को प्रतिशत मान के चलते हैं, तो 100 से चीजें बढ़ाएंगे, 100 से चीजें घटाएंगे। तो अगर 20% का लाभ हुआ तो भैया कितना हो जाएगा, 100 में जोड़ो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 120। 120 हो जाएगा। अगर 10 की हानि हुई तो भैया 100 में कटा दो, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90। ठीक है ना? अब एक चीज ध्यान देना, हम जो चीज यहाँ पर रखेंगे ना उसको हम रख के आपको बता देंगे कि कैसे हमें पता कौन सी चीज ऊपर रखी जाती है, कौन सी चीज नीचे। जो देखो बच्चे क्या सोचते हैं, वो सोचते हैं कि अगर हानि हो रही है तो सीपी से हम नीचे जा रहे हैं। अगर सीपी से नीचे जा रहे हैं तो इसका मतलब हानि वाला केस में नीचे रखेंगे हानि वाले को, और अगर सीपी से ऊपर जा रहे हैं तो लाभ वाले केस को ऊपर रखेंगे। ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल गलत तरीका। हमें जिसका संख्यात्मक मान देगा, जिसका संख्यात्मक मान देगा उसको नीचे रखते। 840 में बेच कर 20% का लाभ कमाया, तो संख्यात्मक मान किसका दे रखा है, ये लाभ वाले का। तो 120 को कहाँ रखेंगे, नीचे, और हानि वाले का ऊपर। ठीक है ना? अब कुछ नहीं करना, 840 का इनमें गुणा भी करा दो। ठीक है ना? 840 बेचा है, अब इन्हें काटो, जीरो से जीरो कट गया, और 3 त्रिकाई 9, 3 चौके 12। ठीक है ना? 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 शून्यम 0, इन्हें गुणा करा दो। 3 शून्यम 0, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, कितना आ गया 630। तो आपका जो, यदि वो 10% हानि पे बेचेगा तो उसका विक्रय मूल्य कितना आएगा, 630 आएगा। कितना आएगा, 630 आएगा। ठीक है ना? ये तो हो गया 1 सेकंड में करने का तरीका। जब आपको एक बार बेच दिया गया हो और दूसरा बार आपसे पूछ रहा हो कि भैया एक बार लाभ में बेच रहे हैं, अब दूसरी बार अगर हानि पे बेचना चाहें तो कितने में बेचेंगे। तो हमने क्या बोला, अगर आपके मन में सवाल आएगा कि हमें कैसे पता कौन सा ऊपर रखेंगे कौन से नीचे रखेंगे, तो ऐसी गलती बिल्कुल मत करना कि आप, कुछ लड़के ये सोचते हैं कि अगर सीपी से हानि हो रही तो नीचे जा रहे हैं तो नीचे रख देंगे, सीपी से लाभ हो रहा है तो ऊपर रख देंगे। ऐसा नहीं है। तो कुछ बच्चे यही सोचते हैं भैया लाभ हो रहा है इसका मतलब सीपी से ऊपर है, तो हम इस चीज को ऊपर रख देंगे। हानि हो रही मतलब सीपी से नीचे, तो इस चीज को नीचे रख देंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं कर। हमने केवल जिसका संख्यात्मक मान हमको दे रखा है, हमें लाभ वाले का संख्यात्मक मान दे रखा है, हम उसको नीचे रखेंगे। ठीक है ना? हानि वाले को ऊपर रख दिए। अब 840 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। अगर इसका रिवर्स होता कि भाई साहब हमें हानि वाले का दिया होता संख्यात्मक मान कि भाई 10% हानि पे बेचा गया और 600
मतलब 630 पे 10% हानि पे बेचा गया। हमसे पूछ रहा 20% लाभ में बेचने के लिए कितने पे बेचना पड़ेगा। तो इस बार अगर हमको ये दिया है ना, इसका संख्यात्मक मान दे रखा है, तो इसको नीचे रखेंगे, समझ गए ना। जिसका संख्यात्मक मान दिया होगा उस चीज को हम नीचे रखेंगे, ठीक है। चलो अब इसका देखो कॉन्सेप्ट वाला तरीका बता रहे हैं, देखो इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है। अब इसका दूसरा तरीका देखो भैया, हम पकड़ेंगे चीजों को। अब ये आप सोचोगे कि हमें कैसे पता कि चीजों को पकड़ेंगे कहां से, जिसका बेस दिया हो ना वहीं से पकड़ेंगे भैया। मतलब परसेंटेज में प्रॉफिट तो दिया है, उसका संख्यात्मक मान भी दे रखा है, तो चीजों को यहीं से पकड़ेंगे। कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होती कि सर जी कहाँ से पकड़ेंगे, देखो इसका संख्यात्मक मान दे रखा है, तो इसे भिन्न मतलब 20% लाभ, मतलब भिन्न में मतलब कितना हो जाएगा, काट दो 1/5। अब 1/5 आपको एक चीज बता दें कि हम नीचे वालों को हमेशा सीपी लेके चलते हैं। क्या लेके चलते हैं, सीपी। प्रॉफिट लॉस के केस में सीपी, सिंपल इंटरेस्ट के केस में क्या लेके चलेंगे, उसको मूलधन लेके चलेंगे। साधारण ब्याज के केस में मूलधन लेके चलेंगे, क्योंकि वहां पर क्या होता है, पूरा खेल मूलधन का होता है। क्लियर है। देखो अब भैया 5 हमारा सीपी है हमारे हिसाब से, और लाभ हुआ है ना 20% का, 20% का लाभ हुआ, तो जुड़ेगा ऊपर जितनी संख्या दी होती वही जुड़ती, एक जुड़ा मतलब 6 पे बेचा। हमारे हिसाब से हमने 5 पे खरीदा और 6 पे बेचा। हमने यही वाला क्यों लिया, क्योंकि इसका संख्यात्मक मान दे रखा है, इसमें हमें भैया विक्रय मूल्य दे रखा है, तो यहीं से सवाल को हम पकड़ लेंगे। इसका तो दिया नहीं ना संख्यात्मक मान, देखो ये सीपी होता है। अगर लाभ हुआ तो ये क्या हो गया, ऊपर वाला लाभ होगा, देखो हान हुई थी हान हो जाएगी, तीनों खेल इसमें आ जाते हैं। अब लाभ हुआ तो 1 रुपए क्या हुआ लाभ, 1 रुपए लाभ में बेचा, तो 6 में क्या हो गया विक्रय मूल्य, इतने पे बेच दिया। ठीक है ना, ये खेल आप समझ लोगे, सवाल आपको आसान हो जाएगा। अब देखो हम भैया 5 पे खरीदा 6 का बेचा, लेकिन सवाल में कह रहा है नहीं 840 पे बेचा, कितने गुना ज्यादा पे बेचा, तो इसको भाग करके देख लो, 6 कम 6 तो उधर पड़ा, 6 चौको 24, 140 गुना ज्यादा पे बेचा। तो सीपी भी 5 ना रहा होगा, इससे 140 गुना ज्यादा रहा होगा। गुणा करा तो 5 शून्य शून्य इधर लिख देना, 5 चौके 20, 5 एकम 5 तो 7, मतलब 700 पे चीजें उसने खरीदी। क्योंकि जब तक क्रय मूल्य नहीं पता होगा तब तक हम चीजों को नहीं निकाल पाएंगे। ये तो कॉन्सेप्ट वाला है, जो पहला बताया था आप उससे भी कर लो, ठीक है। देखो अब 700 पे खरीदा, आप एक चीज ध्यान लगाना, थोड़ा सा अपने दिमाग को ऊपर करना पड़ेगा, ज्यादा कैलकुलेशन करके माइंड को थोड़ा और बढ़ाना पड़ेगा। हमने क्या बोला आप ये बताओ, अगर आप 100 पर कोई परसेंट निकालते हो, भाई 100 का 10% हानि क्या होता है बताना, 10 ही होगा। 100 का 10% हानि क्या होता है, 10 ही होता है। 100 का 20% हानि 20 ही होगा, 20 ही होगा ना। तो आप यहाँ दिमाग लाओ, भैया 200 का क्या होगा, 20 हो जाएगा। 300 का क्या होगा, 30 हो जाएगा। तो अगर 700 का पूछेंगे, भैया 70, कितना निकल के आएगा 70, मतलब 10% हानि, मतलब कितने का, 70 की हानि, 70 रुपए की हानि हुई, समझ में आया ना। 10% हानि 700 पे निकालोगे, मतलब 70 की हानि में, तो ये 700 में 70 घटा दो, कितना आएगा 630, 630 पे इसने इसको बेचा, ठीक है। चलो अब अगले सवाल लगते हैं, इसको आप लिख लो, अगले सवाल की तरफ लगते हैं, इसको लिख लो। अब चलते हैं अगले, देखो ये सब हो एडवांस माइंड को चलाना पड़ेगा। चलो इसे मिटा दे, अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ, देखो अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है, हमसे कह रहे हैं कि देखो सवाल को समझना, यही एक सवाल थोड़ा लिखने वाला है, हम समझा देंगे, यहाँ तो टाइम लग जाएगा, बाकी सब ऐसे ही। कह रहे साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर पर, पहले दे दिया गया साधारण ब्याज है वाला है, किस वार्षिक दर पर कोई राशि, कोई एक राशि है, पता नहीं कौन सा, 4 वर्षों में स्वयं का 5/4 गुना हो जाती है। तो कह रहा है उसका दर बता दो, किस दर पर, पहले साधारण ब्याज की किस दर पर, दर पूछ रहा है ना। कोई राशि 4 वर्षों में 5/4 गुना हो जाती है, राशि पता नहीं, हमने मान लिया पी, ये मूलधन होता है, और 4 वर्षों में कितना हो रहा है ये, अब 4 वर्षों में हो रहा है ये 5/4 गुना, किसका, अपने ही राशि का, जो राशि रहेगी उसका 5/4 गुना हो गया। तो मतलब ये हमारा क्या, ये तो मिश्रधन हो गया ना,
मतलब इस 5/4 गुना होगी। ये जो पैसा है 4 वर्षों में अगर बढ़ गया, इसका मतलब उसमें ब्याज लगा होगा। ऐसे तो कोई जादू तो हो नहीं है कि ऐसे बढ़ जाएगा, इसमें ब्याज लगा हो, 4 वर्षों का ब्याज लगा होगा, तब जाके ब्याज के साथ ये हमारा मूलधन बन के तैयार हुआ, तो बन गया मिश्र धन। अच्छा, ब्याज निकाल लो इसमें से। ब्याज कैसे आप निकालोगे बताओ? इनमें से घटा दो भैया, इनमें से हमारा मूलधन घटा दो। लो भैया घटा दिया, कितना आ गया? 4p/4। ये आपका आ गया ब्याज। ठीक है ना? ब्याज आपको पता लग गया। आपसे दर पूछ रहा है, ब्याज बराबर क्या होता है बताओ? ब्याज बराबर क्या होता है? तो कहीं हम बता रहे हैं, आप दिमाग लगाओगे तो उसको एक लाइन पे भी कर दोगे, इससे लिखने की जरूरत ही क्या है? दर गुणे समय बटे 100। ठीक ना? ब्याज दिया है p/4। एडवांस में अगर आप करोगे तो डायरेक्ट कर देंगे, मूलधन दिया है और दर आपसे पूछा है, समय दिया है 4 वर्ष और ये 100 दे रखा है। ध्यान देना बाप, p से p कट गया, 100 को इधर लाओ, 4 नीचे, ये वाला 4 नीचे आ जाएगा, बराबर के दर के कर दो, काट पीट कर दो। देखो 25 चौको नहीं 25 नहीं कटेगा, 4 एक कम 4, 4 25 बार। ठीक ना? अब 25/4 आपका बचा, 25/4 काट दो, 4×24 और आपका बचा 4×24 1 दशमलव लगा, 4×2 = 8, 4×5 = 20। दर हमारी कितनी आ गई है? 6.25%। ठीक है ना? दर कितनी आ गई? 6.25%। तो ये तो नॉर्मल हिसाब कर ही लोगे। ठीक है, चलो अगले सवाल देखते हैं। ये मिटा दे रहे हैं, अगला सवाल देखने क्या कह रहे हैं। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है वो देखते हैं। बस यही एक सवाल थोड़ा सा लिखने वाला था, तो समझ में आ गया होगा, बाकी लिखने वाले नहीं। हमसे कह रहा है 0.333333 चलता ही जा रहा है को भिन्न के रूप में व्यक्त करो। कह रहा है भिन्न के रूप में लिखो। हमसे कह रहा है कि भिन्न के रूप में लिखो, भिन्न के रूप में लिखो। हमसे ये कह रहा है ना, देखो हमसे कह रहा है भिन्न के रूप में इसको लिखो। देखो हमने, देखो ये कैसा ये दशमलव की श्रेणी में आता है। कैसा दशमलव है? ये अशांत और आवर्ती दशमलव है। अशांत मतलब कि ये पहली बात तो खत्म ही नहीं हो रहा, चलता जा रहा है, कहने का मतलब नॉन टर्मिनेटिंग, खत्म ही नहीं हो रहा। और रिपीटिंग डेसिमल, देखो ये खत्म कहाँ हो रहा है? खत्म ही नहीं हो रहा, चलता ही जा रहा है। तो जो अंक रिपीट हो रहा, दोहरा रहा है ना, तो उनको कैसे समझेंगे? उनको इतना लंबा तो लिखेंगे नहीं, एक शब्द में कैसे लिख के पहचानेंगे, उनको कैसे निरूपित करेंगे? तो भैया हम क्या करते हैं, जो अंक दोहराया जाता है उसके ऊपर हम बार लगा देते हैं। क्या लगाते हैं? बार। बार यही दर्शाता है, देखो बार कोड वर्ड होता है, बार ये बताता है कि अगर जिस भी संख्या के ऊपर बार लग गया, मतलब वो अंक रिपीट हो रहा है, अनंत तक खत्म नहीं हो रहा है। अब इसको भिन्न में बदलने के लिए कह रहा है, इसका नियम क्या कहता है? देखो 3 को आप ऐसे लिखो, और जितने जो भी संख्या के ऊपर बार लगा है ना, तो नीचे उतने 9 लगा दो। एक संख्या के ऊपर लगा तो नीचे एक 9 लग गया, काट तो कितना है? 1/3। तो ये कौन सी भिन्न आ गई? 1/3। ठीक ना? यही आपका हो गया आंसर। क्लियर है? आई होप आपको समझ में आया होगा। बार हटा, जितने संख्या के ऊपर बार है नीचे हर में उतने ही 9 आएंगे। एक संख्या के ऊपर बार, नीचे एक 9, काट दिए, 1/3 आपका भिन्न हो गया। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कर ही रहते हैं। कह रहे 2/3 ये दे रखा है, दे रखा है 3/4 और दे रखा है 5/6। हमसे कह रहा है इसको, हाँ इसमें छोटी भिन्न बता दो, कौन सी छोटी भिन्न? देखो आपको एक चीज बता, जो लोग बताते हैं ना तरह तरह की ट्रिक, ये कर दो वो कर दो, सब गलत है। देखो जितना आप ट्रिक में दिमाग लगाओगे, उससे कम समय में आप भाग दे के निकाल सकते हो, जहां तक मेरा मानना है। लेकिन किस केस में? जब ऐसे छोटी छोटी भिन्न है तब। जब संख्या बड़ी हो जाएगी तब आप इस पे ट्रिक लगाओगे, तब वहां पर कारागार होगी। अगर संख्या छोटी है तब ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं। हमें नहीं लगता कि भिन्न का जब छोटा बड़ा पूछे, तो अगर छोटी छोटी संख्या उस पर आप ट्रिक लगाओगे ना, तो उस मतलब ट्रिक, हमें ऐसा लगता है कि ट्रिक से कम समय में आप भाग दे के निकाल सकते हो, और सबसे सुटेबल सबसे आसान होता है। संख्या अगर बड़ी होगी तब आप लगा सकते हो। ठीक है ना? देखो जब भी हमारा अंश हर से छोटा हो, कुछ नहीं करना, आंख मूंद के 0 लगा के दशमलव लिखो, भाग दे तो भैया 20 लगेगा। 3×6 = 18, 3×18, 2 आएगा, 3×6 = 18। ठीक है ना? देखो भाग दे के देखो नीचे से, 3×20 होगा, 3×18 फिर तो आ जाएगा 3×18। इनका भी दे दो, 0 लगा के दशमलव आंख मूंद के लगो, 30 हो गया, 4×7 = 28, 4×5 = 20।
इनको जीरो लगा के दशमलव लगाओ, 50 हो गया, 6 8 48, 2 6 3 18, बस 2 ही अंक तक ले जाओ। अब आप देखो कौन सा छोटा है, 66 75 83 दिख ही रहा है भैया, यही छोटा है, तो 2/3 क्या हो जाएगा, यही छोटी भिन्न हो जाएगी, ठीक है ना। हम ये नहीं करेंगे, आप लोग ये कहोगे कि सर जी कैसे कह दिया भैया, भाग सरल है, बड़ी संख्या है तो आप भाग नहीं लगाओ, वो आपके लिए लेंथी हो जाएगा, ठीक है ना, इतना बड़ा कैलकुलेशन कर नहीं पाओगे। छोटी संख्या के लिए भाग विधि आपकी एकदम परफेक्ट है, ठीक है। क्योंकि हमें ऐसा लगता है इससे कम समय और किसी में नहीं लगता, जो ट्रिक लगा देते हैं ना, वो हमें तो नहीं लगता उसमें ज्यादा समय लगता है, ठीक है। चलो ये मिटा दें और देख ले रहे हैं। देखो हम आपको एक काम की चीजें बता दें कि करंट अफेयर्स के सवाल ज्यादा पूछे जाते हैं, हम शॉर्ट वीडियो में भी अपने मैथ के कुछ अच्छे अच्छे सवालों को डालते हैं, आप जाके हमारे शॉर्ट वीडियो देखिए, हर शॉर्ट वीडियो में आपको जीके के एक प्रश्न जरूर मिलेगा, तो मैथ के साथ साथ आपका जीके भी कंप्लीट हो रहा है। और करंट अफेयर्स ज्यादा पूछे जा रहे हैं तो हम करंट अफेयर्स के ही उस पर क्या कर रहे हैं, प्रश्नों को लगा रहे हैं, करंट अफेयर्स को भी लगा रहे हैं, और भी जो टॉपिक से ज्यादा पूछे जा रहे हैं उनको हम लगा रहे हैं, ठीक है ना। तो आप हमारी शॉर्ट वीडियो देखिए, उस पर भी जाके देखेंगे, आपको अच्छे अच्छे प्रश्न मिलेंगे मैथ्स के, और कम समय में शॉर्ट ट्रिक्स भी मिल जाएंगी, शॉर्ट ट्रिक्स कैसे मैथ के सवालों को हल किया जाता है, और रीजनिंग के भी अच्छे से सवाल हमने डाल रखे हैं, जीके तो हमारी चली रही, ठीक है। देखो अब अगला सवाल क्या कह रहा है, कह रहे साइन थीटा बराबर 3/5, नहीं हाँ, यदि a माइनस बी बराबर 3, अगला सवाल दे रखा है, यदि a माइनस बी बराबर 3, हमसे क्या कह रहा है, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, और दे रखा है, और ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर बराबर 29, ये दे रखा है। तो हमसे कह रहे हैं ए बी का मान, हमसे कह रहा है ए गुणे बी का मान बता दो, हमसे कह रहे हैं ए गुणे बी का मान। देखो अगर आप इसको सीधे वे में चल के करोगे तो बहुत समय लगेगा, आप खुद से सोचिए। देखो हमसे क्या कह रहा है कि अगर इस संख्या का वर्ग करेंगे, इस संख्या का वर्ग करेंगे, दोनों का जोड़ 29 आ रहा है, मतलब 29 से कहने का मतलब 29 आ रहा है, 29 से बड़ा नहीं, 29 से 29 आ रहा है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब जो भी संख्या होगी, आप ध्यान देना, जो भी संख्या होगी वो 29 से छोटी होगी, 29 से बड़ी नहीं है। तो कहने वाला आप यहां से देखो, आप इसका वर्ग करके देखो, इनका वर्ग दे रखा है ना, तो आप ऐसा वर्ग ढूंढो जो 29 से छोटा हो, कैसा हो, आप ऐसा वर्ग ढूंढो जो 29 से छोटा हो। आप ये बताओ, अगर आप 6 का वर्ग करो, 6 छंग 36, तो 6 छंग 36 29 से ज्यादा जा रहा है, इसका मतलब जो भी संख्या होगी वो 1 से 5 के बीच में होगी। अब 1 से 5 के अगर बीच में होगी, तो अब 1 से 5 के बीच में आप देखो, और उनका अंतर कितना दे रहा है, 3 दे रहा है, तो आप देखो 5 लेके देखो, 5 5 25, अब 5 5 25, 2 दूनी 4, 25 4 29, और इसको घटा के देख लो, 5 और 2 घट गए कितना, 3, तो मतलब ये 5 होगी, ये 2 होगा, घटाने पे कितना आया, 3। अब हमने क्या बोला, जो भी संख्या होगी वो 29 से छोटी है, 29 के बराबर होगी। तो अगर आप 6 का वर्ग करोगे, क्योंकि भाई ये वर्ग करके लिखा है ना, 6 छंग 36, 6 छंग 36 का मतलब ज्यादा हो रहा है, तो 6 से छोटी होगी। अब इनका देखो 5 का वर्ग कर दो 25, प्लस 2 का वर्ग 4, कितना हो गया 29। तो हमें संख्या कौन सी मिलेगी, 5 और 2, और 5 और 2 का गुणा करा दो, यही तो पूछा है ना, 5 गुणे तो क्या हो गया 10, ठीक है ना। पहचानोगे कैसे, हमने क्या बोला भाई, आप यहां से पकड़ो, दोनों संख्या का वर्ग 29 आ रहा है, मतलब जो भी संख्या है वो 29 से छोटी है, 29 के बराबर है। कहने का मतलब जो भी संख्या है, जो ए और बी का मान है हमारा, आप इमर समझ लेंगे, हम ए और जो बी का मान है वो 29 से छोटा है। तो अगर आप 6 का वर्ग करोगे, 6 छंग 36, तो 6 रख रहे हो, तो भैया 6 तो आपका बड़ा आ रहा है, 36 आ रहा है, तो 6 से छोटा संख्या आएगा, 1 से 5 के बीच की संख्या, ठीक है ना। तो 1 से 5 के बीच में कौन संख्या होगी, आप ही बताओ। अब 5 5 25, 2 दूनी 4, हमने निकाला 29 आ गया, 5 में 2 गया 3, दोनों फिट बैठ रहे हैं, तो 5 दूनी 10 क्या हो गया इसका आंसर, ठीक है। चलो अब अगला सवाल देखते हैं, ये हटा देते हैं, अगला सवाल देखते हैं, अगला क्या कह रहा है, अगला हमसे क्या कह रहा है कि यदि साइन थीटा बराबर आपका देखा 3/5, हमें दे रखा है साइन थीटा बराबर 3/5, हमसे पूछ क्या रहे हैं, कॉट थीटा, कॉट थीटा हमसे पूछ रहा है, ठीक है ना। देखो ये तो इतना सवाल आप ये तो पता लगे भैया, ट्रिपलेट लगता है राइट एंगल में, आपको पता है इनका कॉम्बिनेशन क्या होता है, ये भैया 3 भाई होते हैं, एक 3 होते हैं, एक 5 होते हैं, एक इनका पिछड़ा भाई क्या हो गया, पिछड़ा भाई 4, इन्हीं 3 4 5 का कॉम्बिनेशन होता है। और आपको पता है कि एक राइट एंगल त्रिभुज में क्या क्या होता है, कर्ण होता है,
लंब होता है और आधार होता है, ठीक है ना। और ये साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। और कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब। आधार बटे लंब होता है कि नहीं भैया, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, इनका उल्टा करो तो आधार बटे लंब। अब आपको पता है कि भैया लंब तो पता है लेकिन आधार आपका नहीं पता, आधार कैसे निकालोगे, तो आधार ये 4 ही होगा भाई, कॉम्बिनेशन ही यही होता है ना। ट्रिपलेट का क्या कॉम्बिनेशन होता है, 3 4 5 का होता है, ठीक है ना। तो ये आपका 4 हो जाएगा, तो आपका आधार क्या हो गया 4, लंब आप कितना दे रखा है 5, यही आपका क्या हो गया आंसर। देखो आधार कितना दे रखा है 4, लंब कितना दे रखा है भैया, लंब, ओहो गलत 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 गलत। लंब आपका दे रखा है 3, क्या दे रखा है 3 हमने लिख दिया था कड़ की जगह, कड़ दे रखा है 5, ठीक है ना। cos थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब, क्योंकि tan का उल्टा, tan बराबर क्या होता है लंब बटे आधार होता है। कैसे निकालोगे देखो भैया, यही चल रहा है हिंदी मीडियम वालों बच्चों के लिए, यही चल रहा है। दाल बटे कक्का, लंब बटे कड़ साइन, आधार बटे कड़ कॉस, लंब बटे आधार tan, रिवर्स कर दोगे तो कौशक निकल आएगा, ये सेक निकल आएगा, ये कॉट हो जाएगा आधार बटे लंब। तो आधार तो आपका 4 हमने निकाल ही दिया, और लंब आपको क्या है 3 दे रखा है, हमने गलती से 5 लिख दिया था, कितना आ जाएगा 3। तो भैया कॉट थीटा का मान कितना आ गया भैया, आ गया 4/3। क्लियर है, क्लियर है। चलो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, कह रहा है tan 35/cot 55, हमसे कह रहा है tan 35/cot 55 का मान पूछ रहा है हमसे, कह रहा है इसका मान बता दो। क्योंकि इसमें पूरक सर्वक्षमता लगेगी। पूरक सर्वक्षमता क्या होती है, आप पूरक कोण जानते हो, जब दो कोणों का योग 90 अंश होता है उसको पूरक कोण कहते हैं। तो मतलब जोड़े में होते हैं, यानी अगर एक आपको दे रखा है 60 और दूसरा 30 ही होगा, तो दूसरा आप कैसे निकालोगे, वो 90 को दूसरा पूछेगा तो आप 90 से ही माइनस करके घटाओगे, क्योंकि पूरक कौन होता है 90, पूरक कोण है 90 भैया, 90 जैसे दिखते हैं, ये है 90 भैया, ये है इनका नाम है पूरक, इनका ये फेस है, ये दिखते हैं ऐसे, जैसे हम तुम लोगों को कुछ नाम होगा, तुम दिखते हो ऐसे दिखते हो, तो पूरक इनका नाम है, और नहीं पूरक इनका नाम है, ये है 90 भैया, ठीक है ना। एक ही लोगों के कई नाम होते हैं, ठीक है ना। इनको आप संकोड बोलोगे, 90 भैया भी बोलोगे, पूरक भी बोलोगे। तो हम क्या पूरक सर्वक्षमता क्या होती है, जब दो गुणों का योग 90 अंश होता है उसको पूरक सर्वक्षमता कहते हैं। अब एक गुण अगर आपका दिया तो दूसरा आप 90 से ही घटा के निकालोगे। तो ये पूरक सर्वक्षमता आप लगाओ, कैसे लगाओगे, tan, इसे आप क्या लिख सकते हो, इसे लिखोगे 90 माइनस क्या लिखोगे 55, ठीक है ना। और 90 - 55 क्या है, तो कहने को आप इसे ऐसे लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो सर जी। आप ही बताओ, 90 में 55 गया तो 35 ही आएगा। अब भैया पूरक सर्वक्षमता लगाओ, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा, थीटा हमारा यहाँ क्या है 55 है, तो cot, नीचे क्या दे रखा है, नीचे भी cot 55 दे रखा है। काट दोगे इनको कितना आ जाएगा 1, इनका मान कितना आ गया 1 आ गया, कितना आ गया 1 आ गया, ठीक है ना। चलो अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल हमारा क्या दे रखा है उससे चलते हैं, ये हमारा हो गया है। अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल हमें क्या दे रखा है, यदि ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर दे रखा है, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर और प्लस का 2bc, प्लस का 2bc, करें इसके गुणनखंड ज्ञात करो, करें इसके गुणनखंड ज्ञात करो। हम क्या कह रहे हैं, इसके गुणनखंड ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है, सवाल दे रखा है इसके गुणनखंड ज्ञात कीजिए, हमसे पूछ रहा है। अब थोड़ा आप इस पे दिमाग लगाओ, देखो 2bc दे रखा है भैया, कॉम्बिनेशन जो a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर बनता है, तो भैया bc के फॉर्म में, तो हम इन्हीं को लेंगे, क्या लेंगे, इनको लेंगे। देखो a स्क्वायर, यहाँ b माइनस कॉमन लो क्या हो जाएगा b स्क्वायर, प्लस का सी स्क्वायर माइनस का 2bc, ठीक है ना। अब ये सूत्र बन गया, क्या बन गया आप ही बताओ, ये बन गया b माइनस सी का वर्ग, यही बना। तो इसकी जगह आप क्या लिख दोगे, इसकी जगह आप ये लिखोगे भैया, ये बन जाएगा b माइनस सी का होल वर्ग, लिख सकते हो, हाँ सर जी लिख सकते हैं। अब ए भी सूत्र बन गया, क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ये क्या होता है ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में दूसरे में क्या होता है ए माइनस बी होता है। अब इनकी जगह भैया रख दो, ए की जगह ए है, बी की जगह तो बी रख दो, तो एक बार ए प्लस बी ले लो, ए प्लस
बी माइनस सी, ये गुणनखंड हो गए। एक बार माइनस ले लो, ए माइनस बी, अब अंदर के चिन्ह क्या हो गए, बदल जाएंगे, बाहर माइनस लगा है, प्लस हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। यही आपके क्या हो गए, यही आपके गुणनखंड हो गए, क्या हो गए, गुणनखंड हो गए। आई होप आपको समझ में आया हो। चलो आगे चलते हैं, ये मिटा दे रहे हैं, ये मिटा दे रहे हैं, आगे चलते हैं। आप पे रीजनिंग के भी सवाल होंगे। कह रहा है कि हाँ, कल एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दे रखा है 150, पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है 150, पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है 150, हमसे कह रहा है उसका आयतन कितना होगा। आयतन पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, आयतन पूछ रहा है। आपको ये बताओ, घन, घन का नाम आ जाए तो मतलब किसी भी संख्या का 3 बार गुणा कर दो, हमने यही तो सीखा है। वर्ग घन, तो घन तो ऐसे होता है, बच्चे समझ नहीं पाते, वो कुछ और ही समझ ले जाते हैं। देखो डिटेल में समझो तो चीजें कुछ नहीं है, सब सरल है, ये घन होता है, ठीक है ना। तो घन शब्द का मतलब क्या होता है, आप ये समझो, आप भाई वर्ग का मतलब किसी भी संख्या का 2 बार गुणा, घन का मतलब क्या होता है, किसी भी संख्या का 3 बार गुणा, ठीक है ना। हमसे कह रहा है पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दे रखा है, इतना दे रखा है, आयतन आपसे पूछ रहा है, तो आयतन का मतलब होता है कि भैया संख्या का 3 बार गुणा करना है। अब वो संख्या कौन सी है, पहले संख्या पता लग जाए तभी तो 3 बार गुणा करोगे। देखो जब भी आपको क्षेत्रफल दे रखा है, आपको कुछ नहीं करना है, भैया जो भी संख्या दे रखी है इसको आप 6 से भाग दे दो। क्या करो, हमेशा ये करोगे, 6 से भाग दो, 6 से भाग दो, कितना आएगा, 6 दूनी 12, 6 पंचे 30। ध्यान देना हम क्या बोल रहे हैं। अब आप ऐसा क्यों करो, क्योंकि आप उस संख्या निकालोगे जिसको आपको घन करना है, जब तक संख्या नहीं पता होगी तब तक घन नहीं कर पाओगे। हमने क्या बोला, जब भी आपको ऐसे क्षेत्रफल दे रखा है तो उसको आप 6 से भाग करो, बस 6 से ही करना। 6 से भाग के कितना है, 6 दूनी 12, 6 पंजे, और जो संख्या आएगी उसका आप क्या निकालोगे, उसका आप स्क्वायर रूट निकाल दो। क्या निकालोगे, स्क्वायर रूट, वर्गमूल निकाल लो। क्या निकालोगे, वर्गमूल, जो भी संख्या आएगी उसको क्या निकालोगे, वर्ग। कहने का मतलब कहीं भी ऐसे केस फंस जाए, अगर आपको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, आपसे आयतन पूछ रहा है, कुछ नहीं करना, आंख मूंद के 6 से भाग करो, जो भी संख्या आएगा उसका स्क्वायर रूट वर्गमूल निकाल लो। 25 का क्या होता है, 5, क्या होता है, 5। अब ये जो संख्या हमें मिल गई इसका घन कर दो। घन मतलब भैया घन में 3 बार गुणा होता है, तो 25 का 3 बार घन, मतलब 5 × 25 = 125। तो कहने का मतलब उसका आयतन कितना आ गया, 125, कितना है, 125, ठीक है। चलो अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है, पहले इसको मिटा देते हैं, इसे मिटा देते हैं। चलो ये मिटा देते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है, कितने सवाल हो गए हमारे। हाँ अगले सवाल क्या कह रहा है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल a√3 है। कह रहा है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है a√3। हमसे कह रहे हैं उसका भुजा बता दो, उसकी भुजा पूछा है, क्या पूछा, उसकी भुजा पूछा है, उसकी भुजा पूछा है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, रख दो भैया, √3/4 ए स्क्वायर होता है, कितना होता है, a√3 पूछा है, ठीक है ना। क्या होता है, √3/4 ए स्क्वायर होता है, क्या होता है, ए स्क्वायर होता है। आप ये बताओ भैया, 3 से 3 कट जाएगा, कितना, हाँ अच्छा अच्छा, a√3 दे रखा है, a√3 है क्या, हाँ a√3, a√3 a√3 है, 9, अरे ना, हाँ 9 दे रखा है, सॉरी सॉरी सॉरी, ये ए भी 9 की तरह दिख रहा है, वही वही तो मैं कह रहा हूँ, गलती हो गई, देखो देखो देखो, ये समझ नहीं पाया, हमने ये पढ़ी, ये 9 है, ठीक है ना, ये 9 है। अभी हमने ए समझ नहीं पाए, वो ए भी ऐसे बना था तो नीचे वाली लाइन ध्यान नहीं दे पाए, हल्का कटिंग है, तो ए ही समझ लिए थे। अब ये बताओ भैया, √3 से √3 कर गया, ए स्क्वायर बराबर 4 × 9 हो जाएगा, ए स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, ए बराबर कितना हो जाएगा, 6। तो भैया उसकी भुजा कितनी आ गई, 6 आ गई, कितनी आ गई, 6 आ गई। चलो अगला सवाल देखते हैं, ये मिटा दे। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है,
एक सवाल आपको हम और बताएंगे, हमसे कह रहा है 5, 10, 15, 20, 25 का माध्य बता दो। कह रहा है देखो माध्य आप तो बता ही दोगे, 5, 10, 15, 20, 25 का माध्य, ठीक है ना। तो माध्य मतलब क्या होता है, बीच वाली संख्या। माध्य वाली क्या होता है, बीच वाली संख्या। तो आप ये बताओ इसमें बीच वाली संख्या क्या है, इसमें बीच वाली संख्या 15 है। क्या है, 15 है। लेकिन ये तो है जब ये क्रम से लगा, ये तो क्रम से लगा है ना। अगर ये सिस्टमेटिक ऑर्डर में नहीं है, 25 इधर घूम रहा है, 10 इधर घूम रहा है, तो देखो ये तो सिस्टमेटिक ऑर्डर में तो आपने बड़ा आसानी से बता दिया 15 होगा। अगर ये सिस्टमेटिक ऑर्डर में नहीं है तो पहला फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगा, हम इनको सिस्टमेटिक ऑर्डर में करेंगे, मतलब छोटे से बड़ी क्रम और वही क्रम लिखेंगे। इसके बाद हम क्या निकालेंगे, माध्य निकालेंगे। क्या पूछा है, हम माध्य निकालेंगे, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही दोस्तों। आपको हमने सवाल लेकर आए जो परीक्षा में आने की संभावना है। कल फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।